पड़े रहो क्योंकि पैसा यहीं बनेगा। बाजार का लाल रंग अच्छा है, क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तो बहुत सारे लोग हैं ना बेचकर भाग जाते हैं, लॉस होता है। और ज़्यादातर केसेस में बिल्कुल आप देखेंगे कि बाजार का गिरना लोगों को या फिर इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह का स्टेटमेंट देना कि बाजार का लाल रंग अच्छा है, दैट इज़ जब मार्केट गिरता है तो वो बुरा नहीं है। क्या इस तरह का थॉट प्रोसेस इन्वेस्टिंग जर्नी में सही है और क्या इसका सही से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, इसी को मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और आप लोग का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी आया है, अभी इंट्राडे खेलना क्या सही होगा, इसको आंसर करूँगा। उसका स्टॉक फंडामेंटल में वैल्यूएशंस पे बात करेंगे। आज मैं कवर करूँगा पीई रेशियो, दैट इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यहाँ पे मैं आपको ट्रेलिंग पी और फॉरवर्ड पी के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। नाउ इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी का तो परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन हाँ नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस ठीक है और स्मॉल कैप्स का भी परफॉर्मेंस ठीक है। और सेक्टर थीम देखें, बैंक्स देखें तो बैंक्स तो थोड़ा गिरा हुआ है। सुबह तो मोस्टली फ्लैट था, बट हाँ बाद में थोड़ा ये गिरा है। लेकिन हाँ आज सही गिरावट आया है निफ्टी आईटी में। आईटी के स्टॉक्स बुरी तरह से गिरे हैं। ये इंडाइसिस तो आपको फिर भी अभी 4% के आसपास दिख रहा है ना, इससे भी ज़्यादा गिरा हुआ था सुबह। तो कंप्लीट ब्लड बाथ हुआ है आईटी में। जबकि डिफेंस का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छा है, एफएमसीजी का ही परफॉर्मेंस अच्छा है। तो आईटी देखिए मोस्टली आज क्या हुआ है ना कि एचसीएल का रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट में क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्यूचर देख के चलता है, तो एचसीएल का जो गाइडेंस था, फॉरवर्ड गाइडेंस कि फ्यूचर में बिजनेस कैसा होगा, वो अच्छा नहीं रहा, मार्केट को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए पूरा का पूरा मार्केट ही गिर गया। ठीक है। और आपको पता है ना कि आईटी सेक्टर में आजकल क्या चल रहा है, पूरा नेगेटिविटी है। तो वहाँ तो बहाना चाहिए गिरने का, थोड़ा भी नेगेटिव न्यूज़ आया पूरा का पूरा आईटी सेक्टर ही गिर गया। ठीक है। उसके बाद एफएमसीजी में पॉजिटिविटी क्यों है, क्योंकि नेस्ले इंडिया का रिजल्ट आया और रिजल्ट पॉजिटिव है, तो उसका एक पॉजिटिव असर पूरे सेक्टर पे पड़ रहा है ना। अब उम्मीद जग रहा है कि फाइनली शायद इस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक रिटर्न्स नहीं आया इस सेक्टर में। तो मोस्टली ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से थोड़ा बहुत रिटर्न आए। लेकिन जब भी एफएमसीजी स्टॉक्स में आप जाएं ना, तो वहाँ पे वैल्यूएशंस ज़रूर चेक कर लें। वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखें, अच्छी कंपनी और अच्छे स्टॉक में डिफरेंस होता है। ये जब मैं आज आपको वैल्यूएशन कवर करूँगा ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तब इस चीज़ को मैं समझाऊँगा। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लें। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, डेली बेसिस पे हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, जिसके आधार पर आजकल मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, वो है ब्रेंट क्रूड। प्राइस कितना है यूएस डॉलर्स में। इधर 2 दिन से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, 95 यूएस डॉलर्स पर बैरल के आसपास। फिलहाल ये 99 यूएस डॉलर्स पर बैरल के आसपास चल रहा है। और कुछ देर पहले ना ये 100 भी क्रॉस कर चुका था, बट हाँ वहाँ से फिर थोड़ा सा गिरा है। तो ऑफकोर्स ये बढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ मार्केट में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव असर इसका भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट ने इन ज़्यादातर चीज़ों को ऑलरेडी डिस्काउंट किया हुआ है। यहाँ से जब ना 110, 120 इस रेंज में अगर जाएगा फिर से प्रॉब्लम दिखेगा, बट ये 100 के रेंज तक डिस्काउंटेड है। इसीलिए लार्ज कैप्स क्यों गिरा हो, तो आईटी के कारण ज़्यादा गिरा है ना, आईटी बहुत ज़्यादा गिर गया, इसलिए लार्ज कैप्स में आप बहुत ज़्यादा गिरावट देख रहे हैं, खासकर सेंसेक्स और निफ्टी में। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 देखिए ना, वहाँ पे इनका एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है आईटी का, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए कोई गिरावट नहीं हुआ, तो पॉजिटिव है। और बैंक्स तो सुबह तो फ्लैट था, बाद में थोड़ा बहुत गिरा है। सो नाउ चल क्या रहा है, क्योंकि आजकल तो वही डिस्कस करते हैं कि भाई ईरान और यूएस के बीच क्या चल रहा है, ट्रम्प ने क्या बोला है, यही सब तो आजकल डेली डिस्कस करते हैं। उसके अलावा मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। तो फिलहाल लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो सीज़ फायर था, जिसका कल लास्ट डे था ट्यूसडे को ना, उसको फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया है। ठीक है। तो यहाँ लोग बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल डेस्परेट हैं कुछ ना कुछ करने के लिए कि भाई जल्दी इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। नवंबर का इलेक्शन बस अब आने ही वाला है, अप्रूवल रेटिंग उनका लगातार गिर रहा है। लेकिन हाँ ईरान इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गया है, इसलिए ईरान किसी भी तरह से दबने को तैयार नहीं है। इसीलिए ना डिस्कशन होना था, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होना था, ईरान ने साफ मना कर दिया कि मैं आऊँगा ही नहीं। ठीक है। और यूएस पूरी तरह से तैयार था कि भाई हम लोग तैयार हैं, हम लोग आ रहे हैं। ईरान ने मना कर दिया कि हमें बात ही नहीं करना है। और ट्रंप को मजबूरी में
एक्सटेंड करना पड़ा सीज़ फायर को, क्योंकि ईरान तो बात भी नहीं कर रहा है, उसको सीज़ फायर करना है नहीं करना है, जो करना है तुम करो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। बट ट्रंप देखिए, वर्ल्ड के ना सबसे बड़ा जो सुपर पावर है उसके प्रेसिडेंट, उनका क्या हालात हो गया है कि इस हद तक जाना पड़ा। बट हाँ, एक चीज़ है कि जो ब्लॉकेड लगाया है ना, इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में यूएस को मिलेगा। ठीक है, हो क्या रहा है कि ईरान के जो पोर्ट्स हैं वहाँ से कोई शिप नहीं निकल पाएगा और कोई शिप वहाँ जा नहीं पाएगा। तो होगा क्या कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो खर्ग आइलैंड है ईरान का, वहाँ से वो 90% एक्सपोर्ट होता है क्रूड ऑयल का। तो अगर वहाँ से क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूएस रोक दे रहा है बीच में जहाज़ को, ठीक है, नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्रूड ऑयल वहाँ से निकाला जा रहा है उसको स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोरेज जो फैसिलिटी है वो लिमिटेड है। कुछ दिनों के बाद ही वो जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो फुल हो जाएगा। उसके बाद आपके जो वेल है वो आपको बंद करना पड़ेगा, भाई क्रूड निकालना नहीं है, और एक बार बंद कर दिया उसको स्टार्ट करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो यूएस यही ट्राई कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप यही ट्राई कर रहे हैं कि भाई ये मिसाइल से बात नहीं बनेगा, अब इस तरह से ईरान को प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए ईरान के लिए ना। ईरान जब तेल नहीं बेचेगा तो ऑफकोर्स पैसे का प्रॉब्लम और ज़्यादा, वहाँ पहले से प्रॉब्लम चल रहा है, और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा वहाँ पे। बिना पैसे के देश तो चलेगा नहीं। उसके बाद जो क्रूड ऑयल का पूरा फैसिलिटी बंद करा देंगे बिना अटैक किए हुए। तो यही कोशिश किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में इसका ईरान पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। तो हो सकता है कि डेस्परेशन में ईरान ही अपने तरफ से अटैक शुरू कर दे, अगर ये ब्लॉकेड नहीं हटा तो हो सकता है आने वाले दिनों में। यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं ना इनरिच्ड यूरेनियम का, तो वहाँ पे जो इनरिचमेंट है यूरेनियम का वो सिर्फ 3 to 5% ही करना होता है, उसी से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ईरान ये बोल रहा है ना कि भाई मुझे इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए चाहिए, तो भाई वहाँ आपको इनरिचमेंट है 3 to 5% ही करना है, जबकि ईरान के पास जो यूरेनियम है उसने 60% के आसपास का इनरिचमेंट किया हुआ है, जो कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसका सिर्फ एक ही काम हो सकता है। उस 60 को जैसे ही वो 85-90% कर लेंगे ना, तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लगेंगे। ठीक है, यही प्रॉब्लम चल रहा है। ऑफ कोर्स यूएस को पता है, इजराइल को पता है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भाई इनरिच्ड यूरेनियम हमें दे दो। यहाँ पे ये एक बात और बहुत बड़ी बात है कि जो शुरू का इनरिचमेंट होता है ना 0 से लेकर 60%, वो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत समय लगता है, एक्सपर्टाइज लगता है। लेकिन ये जो 60% टू 80-90% ले जाना है रिलेटिवली ईजी होता है और समय भी कम लगता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ईरान कुछ महीनों में ही अगर चाहे तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लगे, और यही डर है यूएस को और इजराइल को। इसीलिए इस पॉइंट पे वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें पूरा का पूरा जो इनरिच्ड यूरेनियम है काफ़ी ज़्यादा, उसे चाहिए ही। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। अगर करेंगे तो फिर यूएस में जाकर बोलेंगे कि भाई लड़ाई के लिए गए क्यों, तुम्हारा अचीवमेंट क्या था। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, और इसके कारण ही ये जो डेडलॉक है ना, इसका नियर फ्यूचर में रिजोल्यूशन मुश्किल लग रहा है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल लग रहा है, अभी कुछ और समय तक चलेगा। मनाइए कि बहुत ज़्यादा एस्केलेट ना करे, क्योंकि मार्केट ने जो थोड़ा बहुत एस्केलेशन है उसे डिस्काउंट कर लिया है, मार्केट को मोस्टली फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हुआ तब ऑफ कोर्स वहाँ तो मार्केट फिर से गिरेगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा मैटर ना बढ़े। लेट्स सी, कुछ कहा नहीं जा सकता है, फ्यूचर है ना, नोबडी नोज। बट हाँ, अभी तक तो स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आज सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी को अगर छोड़ दिया जाए, ओवरऑल देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस आज भी मार्केट्स का नहीं रहा है। आपका भी अगर पोर्टफोलियो आप लोग देखेंगे ना, तो मोस्टली पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत रिटर्न आपके भी आया होगा, क्योंकि आईटी का तो एक्सपोजर एनी हाउ काफ़ी कम लोगों ने आजकल अपने पोर्टफोलियो में रखा है, ज़्यादा निगेटिव असर वहीं से पड़ा है। अब टॉपिक पे आते हैं कि बाजार का लाल रंग क्या सही में अच्छा है, मार्केट गिरना अच्छा है, क्योंकि लोग तो बोलते हैं ख़राब है, बेचकर भाग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ पॉइंटर्स मैं बताता हूँ, इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, बाजार का लाल रंग मतलब कि मार्केट गिर रहा है। तो मार्केट गिर रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यूएशन है वो कम हो रहा है स्टॉक मार्केट का या फिर स्टॉक्स का। ठीक है, वैल्यूएशन कम हो रहा है मतलब क्या हुआ कि एक स्टॉक जो कि 100 रुपीज़ में पहले आपको मिल रहा था, अब वो 80-90 रुपीज़ में मिलने लगा। ठीक है, तो ये अच्छा है या ख़राब है? अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो अगर एक सामान 100 का मिल रहा है, वही सामान कुछ समय 1-2 दिन के बाद आपको 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ में मिलने लगे, तो आपके लिए अच्छा है या ख़राब है? बस ये आप डिसाइड कर ले, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है भाई। सेम अच्छे क्वालिटी का स्टॉक अगर
कुछ ही दिनों में थोड़े सस्ते रेट पे मिलने लगा तो ऑफ कोर्स मैं खरीदूंगा ना, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये गुड टाइम बोला जाता है, इवन गुड टाइम की जगह गोल्ड टाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा समय होता है जब भी मार्केट में लाल रंग दिखता है, खासकर तब जबकि मार्केट थोड़ा ज़्यादा गिर जाता है और कुछ समय से रिटर्न नहीं आता है। अभी उसी फेज में मार्केट चल रहा है ना, अभी कुछ दिनों से रिटर्न आया है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें 1.5 साल से तो कोई खास रिटर्न है नहीं, ठीक है। और रिसेंट टाइम्स में तो बहुत गिरा भी था, उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी आया। तो इसे बहुत बड़ा पॉजिटिव की तरह देखना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, खुश होने का समय है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप लोग के प्रश्न आएंगे कि भाई पैसा निकालना है तो क्या होगा, ये मैं आगे कवर करूँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स, वो सब कुछ उल्टा करते हैं। रियल लाइफ में तो सब कुछ सीधा करते हैं। कोई सामान खरीदना है, अगर वो डिस्काउंट पे मिल रहा है तो ठीक है, अब खरीद लो, सस्ते पे मिल रहा है। लेकिन वही स्टॉक मार्केट में जब आएंगे तो बिल्कुल उल्टा करेंगे सब कुछ, ठीक है। अगर सामान सस्ते पे मिल रहा है तो नहीं खरीदेंगे, इनफैक्ट बेच देंगे, बेचो लॉस लेकर बेचो। और जब वही सामान महंगा मिलने लगेगा ना, तब जाकर खरीदेंगे। यही करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स और इसीलिए उन्हें प्रॉब्लम होता है। जैसे मार्केट गिरा हुआ था ना, बहुत कम लोग खरीदेंगे अभी, लेकिन यही जब मार्केट लगातार ऊपर जाने लगेगा, बहुत ज़्यादा रिटर्न आने लगेगा, तो जब रिटर्न आ चुका होगा तो फिर से आएंगे वापस, ठीक है। जब रिटर्न आ चुका होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकेंड पॉइंट होगा ना कि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब जैसे किसी स्टॉक का वैल्यूएशन है ना, जैसे 20 के पी पे मिल रहा है, वही स्टॉक अब आपको 17-18 के पी पे मिलने लगा, ठीक है। तो गिर सकता है स्टॉक मार्केट, यहाँ से भी गिर सकता है, लेकिन भाई पहले के मुकाबले तो कम गिरेगा ना, क्योंकि थोड़ा ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। तो इसको ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इसका फ़ायदा मिलता है। और देखिए हिस्ट्री मैंने बार बार बताया है ना, रिसेंट टाइम्स में 2008 भी देखे ना, कोई बहुत ज़्यादा पहले तो हुआ नहीं है, बहुत बुरी तरह से मार्केट गिरा, लेकिन कितना अच्छा रिकवरी आया, आप बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना। उसके बाद 2020 देख लीजिए, कोविड, बुरी तरह से मार्केट गिरा, कुछ समय में वापस आ गया अच्छा खासा रिटर्न। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट करता है, कई बार हम लोगों ने देखा है ना, सालों साल देख रहे हैं, कुछ साल तक प्रॉब्लम हुआ या फिर कुछ महीनों का प्रॉब्लम हुआ, 1-2 साल का प्रॉब्लम हुआ, फिर से रिकवरी आया, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मार्केट एवरेज आउट करके लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक रिटर्न दे देता है। उसी तरह जैसे SIP लम सम स्ट्रैटेजी ना, भाई जब गिर रहा है बंद क्यों करना है SIP, इस तरह का बोलना भी मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी अगर बोलता है कि मार्केट गिरा मैं SIP बंद कर दूँ, तो उसका मार्केट का अंडरस्टैंडिंग क्या है आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो SIP क्यों बंद करेंगे भाई, सस्ते रेट पे मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाइए और खरीदते रहिए, हो सके तो टॉपअप कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा मार्केट गिर जाए तो पूरा लमसम ही कर दीजिए, तभी तो पैसा ज़्यादा बनेगा। ये पैसा इन्वेस्ट करने का समय होता है, हाँ, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का ये यूट्यूब चैनल है ही नहीं। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म होगा इक्विटी में 5 से 10 साल, और लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स, उन्हीं लोगों के लिए यूट्यूब चैनल है, उसी के बारे में मैं सिर्फ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद अवॉइड नॉइज़ ना, मार्केट में लड़ाई चल रहा है तो इसने ये बोल दिया, उसने, सही बात है, उसका स्टॉक मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म का ही फ़र्क रहेगा। तो अगर उस शॉर्ट टर्म के कारण मार्केट गिर रहा है तो आप उसको पॉजिटिवली लें और उसका एडवांटेज उठाएं, ये बहुत ज़रूरी है, ये सब अंडरस्टैंडिंग। लाल रंग देखकर अगर आप खुश नहीं हो रहे हैं तो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, आप सही से इन्वेस्टिंग को नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। लाल रंग देखकर आइडियल आपको खुश होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है ना कि आप पूछेंगे भाई ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा बात है, लाल रंग देखकर खुश होंगे और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए 10 साल का मैंने गोल बनाया, उस समय क्या करें, मान लीजिए पैसा निकालने जाए उसी समय मार्केट गिर जाए, तब तो फंस जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है, उसका भी उपाय है। उसका उपाय ये है कि पैसा थोड़े समय पहले से निकालने लगें। अब जैसे 10 साल का गोल है आपका, मोस्टली गोल अचीव हो गया है, तो भाई 8-9 साल से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालने लगे। एक तो ये तरीका है। अब हुआ कि 8-9 साल में मार्केट बुरी तरह से गिरा हुआ है तो मत निकालें, थोड़ा वेट कर ले, तब तो सही बात है, वेट करेंगे। भाई पूरा गिरा हुआ है तो फिर मैं 8-9 साल में कैसे निकाल लूँगा, 10 साल तक है, मैं वेट कर लूँगा 10 साल तक। ये सब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखें लास्ट में दिमाग में, बिल्कुल सही बात है, मैं रहना चाहिए। भाई अभी तो ठीक है मैं एडवांटेज उठा रहा हूँ, लेकिन उस समय गिर गया तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर आप जाएंगे ना, धीरे धीरे पैसा निकालेंगे, कुछ समय पहले से पैसा निकालने लगेंगे, उसको डेट फंड में डाल देंगे, FD में डाल देंगे, तो आप इसका एडवांटेज सही से उठा पाएंगे और लास्ट में फंसेंगे नहीं आप कि भाई पूरा एडवांटेज उठाया लास्ट में गिर गया। अब आप लोग का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी, इंट्राडे खेलना सही होगा?
भाई देखिए, खेलना है तो क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, स्पोर्ट्स में स्विमिंग कीजिए, बहुत हेल्दी अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत सारा स्पोर्ट्स है ना, वो सब जाके खेलिए ना। इंट्राडे क्यों खेल रहे हैं? देखिए फिर से मैं बोलूँगा कि आपका हार्ड मनी है, आप उसके साथ जो चाहे करें, ठीक है, मुझे क्या, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, आपका पैसा है भाई, आप जो चाहे, मेरा बात तो आप सुनेंगे नहीं या फिर सुनना भी नहीं चाहिए भाई, आपका पैसा आप डिसाइड करें। देखिए इंट्राडे मेरा एक्सपीरियंस है ना, सालों से मैं इसी फील्ड में हूँ, बहुत सारे लोगों के बारे में मैं जानता हूँ या फिर जानकारी है मुझे जो इसके कारण बुरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा डेंजरस है, मैं सेबी का वो सब बोल भी नहीं रहा हूँ कि 90% प्लस लोगों को लॉस था, वो सब ने मैंने खुद देखा और सुना है, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे स्टॉक मार्केट में, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि 100% लक है। ट्रंप ने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, उसने क्या कर दिया, मार्केट अप डाउन आप देख रहे हैं डेली बेसिस पे ना। तो शॉर्ट टर्म में गेस वर्क अगर आप कर रहे हैं तो 100% लक है, आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि भाई मैं अपने किस्मत के भरोसे आया हूँ, किस्मत अच्छा होगा तो पैसा बनेगा, नहीं होगा तो पैसा डूब जाएगा। स्टॉक मार्केट अच्छा खराब नहीं है, स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। अगर आप नहीं समझ पाएँ तो आपकी गलती, आपको समझना चाहिए। शॉर्ट टर्म में भाई लक है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि नहीं पैसा बन सकता है, अगर आपका बहुत अच्छा लक है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, शॉर्ट टर्म में ही थोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा, होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखें। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इसके फेवर में नहीं रहता हूँ कि भाई 100% लक के भरोसे क्यों ना, लॉन्ग टर्म में जाएंगे अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। और शॉर्ट टर्म में कितना पैसा बना लीजिएगा आप, थोड़ा बहुत बना भी लेंगे मान लीजिए, तो क्या कर लीजिएगा उस पैसे के। इतना ज़्यादा इक्विटी में रिस्क होता है, इतना ज़्यादा रिस्क लेके अगर आप बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं जनरेट कर पाते हैं तो मतलब नहीं है इतना ज़्यादा रिस्क लेने का, उसको इस तरह से देखें। नाउ चलते हैं वैल्यूएशंस पे। तो आज मैं पी रेशियो, दैट इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बताऊंगा। देखिए यहाँ फिर से मैं वही चीज़ बताऊंगा जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि भाई 1 रुपये का सामान है, अगर आपको 5 रुपये में मिल रहा है, 10 रुपये में मिल रहा है तो आप नहीं खरीदेंगे ना, बोले अरे बेवकूफ़ बना रहे हो क्या, 1 रुपये का सामान 5-10 में क्या लूँ। स्टॉक मार्केट में आप ये सब गलती करते हैं, कई बार करते हैं, खासकर स्टॉक इन्वेस्टिंग में। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाते हैं ना तो ये गलती करते हैं, आप बोलते हैं अरे अच्छा कंपनी है, खरीद लो खरीद लो। अरे खरीद मत लो भाई, उसका वैल्यूएशन देख कर कर दो। तो यहीं पे वो जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था ना, गुड कंपनी और गुड स्टॉक्स दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। गुड कंपनी का मतलब क्या, फंडामेंटल्स अच्छा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, आरओई, आरओसी, डेट नहीं है, सभी मामले में अच्छा, कैश फ्लो बहुत अच्छा जनरेट कर रहा है, इसको बोलेंगे गुड कंपनी। लेकिन गुड कंपनी गुड स्टॉक है कोई ज़रूरी नहीं है। गुड कंपनी गुड स्टॉक तभी होगा जब उसका वैल्यूएशन अच्छा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए 20% का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ठीक है, और उसका पी रेशियो है 100। अरे 20% का प्रॉफिट तो अच्छा है, लेकिन भाई पी रेशियो 100, कौन खरीदेगा उतना, बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। तो ये देखें, तो अच्छी कंपनी तभी आप खरीदे जब उसका वैल्यूएशन भी अच्छा होगा। अगर वैल्यूएशन उसका ख़राब है तो अच्छी कंपनी खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, या तो आपको लॉस होगा या रिटर्न नहीं बनेगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर कोई कंपनी 1 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो आप उसको 1 रुपये को प्रॉफिट के लिए कितना ज़्यादा पैसा उस कंपनी में लगाना चाहेंगे, ठीक है। ये इस तरह से, इसका फार्मूला क्या होता है, करंट स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। अर्निंग पर शेयर का मतलब हुआ ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या हुआ कि भाई अर्निंग मीन्स प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे निकल सकता है। तो पी रेशियो बिल्कुल सिंपल है ना, करंट स्टॉक प्राइस आपको आराम से पता चल जाएगा, ईपीएस भी आपको आराम से पता चल जाएगा। अगर नहीं भी पता चलता है तो कंपनी का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, इससे आप पी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से किसी भी वेबसाइट में, गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएगा, बट हाँ अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो सिंपल आप समझ गए ना कि भाई 1 रुपये का अगर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो उस 1 रुपये प्रॉफिट के लिए आप कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए 20 का पी रेशियो है, पी रेशियो 20, इसका मतलब क्या होगा कि 1 रुपये प्रॉफिट के लिए आप 20 रुपीज़ पे कर रहे हैं। और किसी का 100 का पी है, 1 रुपया के प्रॉफिट के लिए आप 100 रुपीज़ दे रहे हैं। तो इसीलिए इसका ध्यान रखें कि भाई आप कितना पैसा दे रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा पी रेशियो मीन्स आप बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो वहाँ पे उसी कंपनी के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा दें, मतलब पी रेशियो ज़्यादा लें जहाँ की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा हो फ्यूचर में। नहीं तो ज़्यादा पी रेशियो देने का कोई मतलब नहीं बनता है, वहाँ पैसा वेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि पी रेशियो चेक कैसे करें, अच्छा है ख़राब है, क्योंकि ये तो रिलेटिव है ना, कोई एब्सोल्यूट नंबर तो नहीं है। आप पूछें कौन सा अच्छा है, 10 है 20 है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ 2 चीज़ ध्यान रखना है, एक कि जिस कंपनी का पी रेशियो चेक कर रहे हैं उसका पास्ट का पी रेशियो के साथ कंपेयर करें।
लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर में उसका पी रेशियो कैसा रहा है, उससे कंपेयर करें। कम है, ज़्यादा है, अगर उसी के आसपास है, कम है तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा ना हो। उसी तरह से जिस भी सेक्टर की वो कंपनी है, इंडस्ट्री की वो कंपनी है या फिर थीम की वो कंपनी है, उसमें जो दूसरी कंपनीज है लगभग उसी तरह की दूसरी कंपनीज, उसके साथ आप पी रेशियो कंपेयर करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ ज़रूर चेक करें। ऐसा नहीं कि भाई एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है और एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, दोनों का पी रेशियो आप कंपेयर कर रहे हैं ज़्यादा कमी, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक ही सेक्टर का कंपनी और लगभग एक जैसा, एक स्मॉल कैप का बहुत छोटा कंपनी, एक लार्ज कैप का बहुत बड़ा कंपनी, उसका पी रेशियो आप कंपेयर नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात को ना? लगभग एक सेम तो कंपनी हो नहीं सकता है, लगभग मैं बोला, और रफली एक जैसा कंपनी एक ही सेक्टर का, और प्लस हिस्टोरिकल चेक करें कि पहले कैसा रहा। उसके आधार पर आपको पता चलेगा कि पी रेशियो कम है, ज़्यादा है। लेकिन आप जैसे 100 है, 200 पी रेशियो, ये सब तो बहुत ज़्यादा होता है ना भाई। तो रफ आइडिया देखें कि किस तरह का प्रॉफिट ग्रोथ है और किस तरह का आरओई है, उससे रफ आइडिया मिलेगा। अब कोई प्रॉफिट ग्रोथ 20% के आसपास है, आरओई 20% के आसपास है, तो भाई उसी रेंज में रहना चाहिए ना पी रेशियो। बहुत ज़्यादा पी रेशियो, अब उसके लिए मैं 100 पी रेशियो या 50 पी रेशियो नहीं दूंगा ना। चलिए 25-30 अगर फ्यूचर अच्छा लगता है तो उतना दे सकता हूँ। रफली ये सब देख के इससे अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है आपको वैल्यूएशन के बारे में। नाउ जान लेते हैं कि ट्रेलिंग पी और फॉरवर्ड पी का डिफरेंस क्या होता है। ट्रेलिंग पी का मतलब क्या हुआ कि जब आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो एक तो हो गया स्टॉक प्राइस ऊपर और नीचे हुआ अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे अर्निंग्स दैट इज प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये प्रॉफिट आप लेंगे पास्ट 12 मंथ्स का प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, लास्ट 1 ईयर का प्रॉफिट लेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी वो प्रॉफिट पता है। तो ट्रेलिंग पी जो आप कैलकुलेट करते हैं वो एग्जैक्ट होता है क्योंकि पास डेटा है ना, बिल्कुल सही होता है। जबकि फॉरवर्ड पी में जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ना, तो वहाँ पे आप फोरकास्टिंग करेंगे कि फ्यूचर के 12 मंथ्स में किस तरह का प्रॉफिट आ सकता है, इसलिए बोलते हैं फॉरवर्ड पी। तो वो गेस वर्क है, ठीक है, वो पास डेटा नहीं है। आप वहाँ पे गेस वर्क करेंगे, फोरकास्ट करेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। ट्रेलिंग पी मतलब पहले से आपके पास डेटा है और वो एग्जैक्ट डेटा है क्योंकि ऑलरेडी डेटा है आपके पास। जबकि जो फॉरवर्ड पी है वहाँ आप एस्टिमेट अगर लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है, वो सही होगा नहीं होगा डाउटफुल है, ठीक है। बट हाँ, 1 साल का एस्टिमेट रिलेटिवली में थोड़ा बहुत एक्यूरेसी तो बिल्कुल आ जाता है। ऐसा नहीं कि 5 साल 10 साल के बाद का हम एस्टिमेट निकाल रहे हैं, 1 साल के बाद का। हाँ, पूरी तरह से एक्यूरेट तो आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि फ्यूचर है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक रफ आइडिया आपको मिल जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, पास डेटा और फ्यूचर डेटा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।